आज की वीडियो में जानेंगे यूपीएससी मेंस एथिक्स 4 के लेक्चर नंबर 4 के बारे में और ये टॉपिक केस स्टडी से रिलेटेड है। और पहला क्वेश्चन मूल्यांकन शिक्षा राष्ट्र के विकास के प्रति विकास की प्राथमिक शर्त है। तो इस क्वेश्चन के आप लोग सबसे पहले मूल्यांकन शिक्षा का अर्थ लिखिएगा और मूल्यांकन शिक्षा राष्ट्र के विकास की प्राथमिक शर्त है कैसे, तो कैसे में आप लोग कुछ पॉइंट लिख सकते हैं लो और लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष लिखिएगा लो। मूल्यांकन शिक्षा में देखेंगे तो पहला पॉइंट है राष्ट्र के प्रति समर्पण, समाज सेवा की भावना को प्रोत्साहित करे। दूसरा पॉइंट है शिक्षक का नैतिक दायित्व है कि प्रत्येक विद्यार्थी को यह सिखाए कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वस्तुतः एक शिक्षक को बच्चों की खुली सोच का बनाना चाहिए ताकि वह नए विचारों को स्वीकार करे, वह पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाए। खुली सोच में देखेंगे तो इसे 4 भागों में बांट कर देखेंगे। तो पहला है पूर्वाग्रह से मुक्त, दूसरा है वैश्विक मूल्यों के प्रति सकारात्मक सोच, तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, चौथा है सहिष्णुता का विकास। तो फिर पूर्वाग्रह से पहले पढ़े पूर्वाग्रह से मुक्त तो आधुनिक मूल्यों का समावेश हो। दूसरा है मूल्यों वैश्विक मूल्यों के प्रति सकारात्मक सोच में देखेंगे तो वैश्विक मूल्यों के प्रति सकारात्मक सोच होगा तो विविध मूल्यों की स्वीकृति होगी और व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास होगा। तीसरा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, तो इसे आधुनिक अंधविश्वास से मुक्त, और ये सारे चीज मिलकर जीवन को व्यापक बनाएगी और व्यापक बनाएगी तो जीवन सार्थक हो जाएगा। बंद सोच संकीर्ण मानसिकता, बंद सोच को ही संकीर्ण मानसिकता कहते हैं। तो इसे 3 भागों में बांट कर देखेंगे। तो पहला केवल अपने विचार को सत्य मानने की प्रवृत्ति, दूसरा है नए विचारों की स्वीकृति नहीं, और तीसरा है अंधविश्वास या पूर्वाग्रह को प्रोत्साहन। तो केवल अपने विचार को सत्य मानने की प्रवृत्ति, तो परिणामतः अन्य विचारों का विरोध होगा, और दूसरा वैचारिक कट्टरता का विकास होगा, और तीसरा अन्य मूल्यों का विरोध होगा तो व्यक्तित्व का बहुआयामी विकास बाधित हो जाएगा। और नए विचारों की स्वीकृति नहीं तो सहिष्णुता का विकास बाधित हो जाएगा, और वैचारिक धार्मिक संघर्ष होगा। अंधविश्वास एवं पूर्वाग्रह को प्रोत्साहन तो तार्किकता बाधित हो जाएगी, और ये सबसे संकीर्ण जीवन होगा। खुलापन ही जीवन है और संकीर्णता ही मृत्यु है। स्पष्ट करें, खुलापन ही जीवन है और संकीर्णता ही मृत्यु है। इससे आपने क्या सीखा, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है पर्यावरण के प्रति बच्चों को संवेदनशील बनाया जाए तथा एक विद्यार्थी के अंदर इतना आत्मविश्वास भर दी जाए कि वह राष्ट्र का नेतृत्व करने में अपने आप को सक्षम पाए। यही नहीं बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी बुराई के विरोध में खड़ा हो जाए। और तीसरा क्वेश्चन पर्यावरण संरक्षण में शिक्षक केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। मूल्यांकन शिक्षा, तो शिक्षक बच्चों को शारीरिक श्रम के महत्व समझाए ताकि शारीरिक श्रम करने वालों के प्रति घृणा का भाव पैदा न हो। अब शिक्षक का आचरण में देखेंगे लोग तो विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों के विकास में शिक्षक को आचरण प्रभावशाली होता है, क्योंकि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए शिक्षक आदर्श होता है। इसीलिए प्रत्येक विद्यार्थी को सामाजिक कल्याण, सामाजिक सशक्तिकरण एवं सतत विकास के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। यदि शिक्षक नैतिक है तो शैक्षिक परिवेश भी नैतिक हो जाएगा। विद्यार्थियों से श्रम लेते समय शिक्षक को स्वयं श्रमदान करना चाहिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी श्रमदान करते समय प्रसन्नता और गर्व की अनुभूति करे। और प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा थी जहाँ विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सादगीपूर्ण एवं अनुशासनबद्ध जीवन जीते थे, जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी के लिए श्रम करना अनिवार्य था। और वस्तुतः विद्यार्थियों को सेवा भाव सिखाया जाता था ताकि विद्यार्थी विनम्र बने। लेकिन आधुनिक युग में शिक्षकों के अंदर मूल्यों का पतन दिखने लगा, क्योंकि में कुछ पॉइंट आ जाएंगे। पहला पॉइंट है शिक्षा सेवा का साधन नहीं बल्कि व्यवसाय बन चुका है और उसकी एक कीमत वसूली जाती है। दूसरा है शिक्षक के सफलता का मूल्यांकन बच्चों के भौतिक विकास के आधार पर किया जाता है, इसलिए शिक्षक का आचरण द्वितीयक हो गया है, उसके द्वारा ही दी गई शिक्षा प्राथमिक हो गई। तीसरा पॉइंट है शिक्षकों के प्रशिक्षण के आधार पर भी नैतिक नहीं है तथा शिक्षकों को नियुक्ति करते समय चरित्र की उपेक्षा कर दी जाती है और भौतिक ज्ञान के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। शिक्षक के चरित्र के पतन एक कर्तव्य के प्रति विमुखता से समाज के पतन अवश्य संभावी है। आज समाज में भ्रष्टाचार का मूल कारण नैतिक शिक्षा का अभाव है एवं आचरण में पवित्रता का अभाव है।
इसीलिए शिक्षक को चरित्रवान बनाने के लिए एवं शिक्षक परिवेश को सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया जाना चाहिए। जैसे शिक्षकों के भर्ती करते समय शिक्षक के चरित्र एवं व्यक्तित्व का मूल्यांकन किया जाए। दूसरा है नैतिक मूल्यों के आधार पर शिक्षक के सोच का परीक्षण किया जाना चाहिए। तीसरा है शिक्षक का मूल्यांकन विद्यार्थियों के आधार पर किया जाना चाहिए और इसके लिए शिक्षक को जवाबदेह बनाया जाए। चौथा पॉइंट है ऐसे शिक्षक को सम्मानित किया जाए जो मूल्यों को प्रोत्साहित करते हैं। शैक्षिक परिवेश, एक बेहतर शैक्षिक परिवेश में मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि एक उचित परिवेश में प्रत्येक स्वास्थ्य परंपरा का अनुपालन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है और प्रत्येक विद्यार्थी को प्रोत्साहन मिलता है कि वह एक बेहतर नागरिक बने। लेकिन शैक्षिक परिवेश प्रदूषित होते जा रहा है, क्योंकि पहला पॉइंट है राजनीतिक आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति के कारण शिक्षकों के लिए शिक्षण संस्थान अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के माध्यम बन गया है। कभी कभी शिक्षक राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं। दूसरा, शिक्षकों की नियुक्ति करते समय योग्यताओं की उपेक्षा कर दी जाती है, जिससे अनैतिक व्यक्ति शिक्षण संस्थान में प्रवेश कर शैक्षिक परिवेश को प्रदूषित कर, क्योंकि अनैतिक शिक्षक कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते हैं, वे अपने दायित्व का बेहतर अनुपालन भी नहीं करते हैं। पॉइंट थर्ड है शिक्षा का राजनीतिकरण होने से शिक्षा का व्यवसायीकरण को महत्व मिला, शिक्षा के कीमत लगने लगी और बाजार का विस्तार करने के लिए शिक्षण संस्थान को भौतिक संसाधनों को मजबूत किया जाने लगा, जिससे नैतिक शिक्षा उपेक्षित होने लगी और शारीरिक श्रम के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होने लगा और शिक्षण संस्थाओं के कारण एक वर्गीय भेदभाव पैदा। क्या राजनीति एवं शिक्षण संस्था का अलगाव होना चाहिए? तो प्रश्न यह उठता है कि क्या राजनीति और शिक्षा को अलग कर दिया जाए। विचारकों का एक वर्ग राजनीति और शिक्षा को साथ लेकर चलने की वकालत करते हैं, क्योंकि में कुछ पॉइंट आ जाएंगे। तो पहला है शिक्षा और राजनीति के बीच आत्मा और शरीर का संबंध है। उचित शिक्षा के बिना अच्छे राजनेता नहीं होंगे और अच्छे राजनेता के बिना जन कल्याण की उपेक्षा हो जाएगी। शासक एवं प्रशासक के अंदर समर्पण का भाव समाप्त हो जाएगा। वस्तुतः किसी भी राष्ट्र का भविष्य अच्छे राजनेताओं के द्वारा निर्धारित होता है और अच्छा राजनेता बनने के नैतिक जिम्मेदारी शिक्षण संस्थान की है। मानव के प्रत्येक गतिविधि में राजनीतिक भाव निहित होता है, इसलिए इस गतिविधि को पवित्र बनाने के लिए शिक्षा आवश्यक है। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेक राजनेता शिक्षण संस्थानों के देन है। शिक्षकों ने विद्यार्थियों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाई। परिणामस्वरूप जो शिक्षण संस्थान ब्रिटिश शासन के लिए कुशल कर्मचारी पैदा करने के स्थान थे, वही स्थान अच्छे राजनेता पैदा करने की मशीन बन गई। तीसरा, एक बेहतर शिक्षक ही बेहतर राजनेता साबित होता है, क्योंकि राजनेताओं से जिस त्याग एवं समर्पण की उपेक्षा की जाती है वह एक शिक्षक के अंदर होती है। इसीलिए महान दार्शनिक प्लेटो ने दार्शनिक राजा के लिए शिक्षा को महत्व दिया, क्योंकि राजा के अंदर विवेक के साथ साहस एवं संयम की आवश्यकता होती है, जो शिक्षा से संभव है। लेकिन विचारकों का दूसरा वर्ग शिक्षा एवं राजनीतिक के अलगाव पर बल देता है, क्योंकि शिक्षण संस्थान राजनीति के परिवेश होने से शैक्षिक परिवेश राजनीतिकरण होने लगता है। परिणाम स्वरूप शिक्षक एवं विद्यार्थियों के बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगती है। वस्तुतः राजनीति सेवा का साधन है और राजनीति का उद्देश्य समाज कल्याण करना है। अतः राजनीति शिक्षा साथ साथ चलनी चाहिए। तो राजनीतिक जीवन में नैतिकता तो इसे 3 भागों में बांट कर देखेंगे लोग। पहला है राजनीति, दूसरा है प्रशासक या प्रशासन, तीसरा है सेवा प्रदाता। तो राजनीति पहला है राजनीति, तो इसमें राजनीति सेवा का साधन हो और दूसरा पॉइंट है राजनीति में लोकतांत्रिक मूल्यों का समावेश हो। तीसरा है राजनीति के जातिकरण का या अपराधीकरण का निषेध हो और चौथा पॉइंट सार्वजनिक हित को महत्व और पांचवा पॉइंट है वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता और छठा पॉइंट है झूठे वादे का निषेध। पॉइंट 7 है चुनाव की निष्पक्षता को बनाए रखना। प्रशासक या प्रशासन में देखेंगे लोग तो इसमें सत्यनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, विनम्रता, लुचिशीलता, जनता प्रथम की भावना, तटस्थता। तो प्रशासक या प्रशासन में ये टॉपिक आते हैं। और सेवा प्रदाता में पारदर्शिता, नागरिक चार्टर आएगा और गुणवत्ता युक्त उत्पाद की आपूर्ति
तो अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।